ओवरी का जो कॉर्टेक्स वाला जगह है वहां पर शुरू होगा बेसिक development and maturation. So you'll have the ovarian cortex having ovarian follicles in various stages of development. So these primordial germ cells जब सबसे पहले पहुंचेगा, हमेशा सेल डिवीजन का 3 फेजेस होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन. सबसे पहले वो लोग माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करते हुए ढेर सारा ओगोनिया प्रोड्यूस करेगा. उस ओगोनिया में से तकरीबन 2 मिलियन ओगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से कि बहुत सारे एट्रेशिया हो जाए. फर्स्ट लेवल ऑफ एट्रेशिया और डीजेनरेशन हो चुका है. 3 लेवल्स ऑफ एट्रेशिया फर्स्ट लेवल हो चुका है. बाकी जो लोग रहे वो लोग सबसे पहले अंडरगो करेंगे ग्रोथ फेज में घुसते हुए वो लोग क्या बन जाएंगे, प्राइमरी इंसाइट. और अब ये प्राइमरी इंसाइट एंटर करेगा अपना मियोसिस 1. तो जब वो मियोसिस 1 में एंटर करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फेज 1 में एंटर करेगा, लेकिन डिप्लोडीन में अरेस्टेड है. You have the inside maturation inhibitor factor. I think I made you write it down. Inside लिखा है ना, inside maturation inhibitor. इसके चलते डिप्लोडीन में वो अरेस्टेड रहते हैं. एंड डिप्लोडीन में अरेस्टेड रहते हुए वो बनता है what we call as a primordial follicle. Primordial follicle में एक सेल अरेस्टेड at meiosis 1 phase 1 phase and उसके चारों तरफ बाहर जो है one single flat layer of follicular cells. Yes, so with that, so this will continue till onset of puberty. From there we continue. Onset of puberty. So you're going to find in आपके जो primordial follicle है, it will become known as primary follicles. And we have to remember each ovary has approximately 60,000 to 80,000 such follicles. That means जो लोग थे remaining ওটা বন্ধ করুন না একটু এটা underwent ছাড় মুখে ছাড় मिलियन से अब अगर प्राइमरी फॉलिकल्स देखेंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल्स के 80,000 के नंबर पे रहेंगे. बाकी सारे के सारे जो है they have undergone damage, they have been broken down, they have disintegrated. Second level of Asia. What the primary follicle going to look like. प्राइमरी फॉलिकल में एक छोटा सा वीक स्पॉट है. This particular little weak spot will be referred to as the annual. The annual will be site for entry of these spermatozoa. Plus UV region होगा एक मेम्ब्रेन का जहाँ से पहला पोलर बॉडी और उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी एग्जिट करेगा. एक हल्का सा वीक स्पॉट है and that weak spot is known as the annual pole. It is basically always going to be opposite where you have your nucleus present. ठीक है, स्पर्म वर्टिकली नहीं एंटर करेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं एंटर करेगा, ऑब्लिक एंट्री इनटू द egg. क्लियर? তো আমি তো শিখা চাই যদি बाहर के साथ कौन सा आपका वो स्पेसिफिक लेयर ऑफ सेल्स जो आपका फॉलिकुलर सेल्स था, फ्लैट लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स. अब देखा जाएगा कि आपका फ्लैट लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जो है वो डिविजन करेगा. And अब ये लोग और फ्लैट नहीं है, they have become somewhat cuboidal in nature.
तो आपका ये फॉलिकुलर लेयर ऑफ सेल्स प्राइमरी फॉलिकल में आपको डिस्टिंक्टली दिखाई देगा इस तरह का एक मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल्स। साथ ही साथ इसके बाहर डिस्टिंक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ये जो फाइन इलास्टिन फाइबर्स थे वो भी दिखाई देंगे, ब्रांचिंग नेक्स्ट ईयर फेमिलियर एंड सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसको आपने स्ट्रोमल सेल्स बोला था, तो स्ट्रोमल सेल्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। आपका प्राइमरी फॉलिकल में अब आपको मिल रहा है एक नया लेयर। This layer we'll write out here at the flat squamous cells undergo division, form a multi-layer granulosa layer. That's our model short color. अंदर आपका प्राइमरी साइट अभी भी डिप्लॉयड कंडीशन में है, इसके चलते ये अभी भी 4692 का कंडीशन में रहेगा। Arrested at liberty. Thinking basement membrane. A weak spot on the egg membrane. And these are the things which you are going to see in your specific cells, and this specific cell is referred to as the primary follicle का significant development is going to be this. ये आपको granulosa layer of cells दिखाई देगा। Here was the primary follicle. So ये कब से डेवलपमेंट शुरू हुआ उसका, जैसे आप puberty entered. A particular follicle अब changes into secondary follicle. याद रखना क्लास, क्योंकि puberty का ऑनसेट हो चुका है, इसी के चलते यहाँ पर आपके पास हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, and LH present. Yesterday did I tell you about LH and FSH? I did not say anything, right? यहाँ पर इस granulosa layer में आप एक और चीज ऐड करोगे। Granulosa layer has FSH receptors. I hope you remember this. Granulosa layer के पास follicle stimulating hormone के receptors.
सबको क्लियर? प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी फॉलिकल के बीच में डिफरेंस, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में फ्लैट फॉलिकुलर लेयर ऑफ सेल्स, और अब यहाँ पर आपके पास मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा लेयर, और इस ग्रैनुलोसा लेयर के पास होंगे एफएसएच के रिसेप्टर्स. सो दिस इज द सिग्निफिकेंट चेंज मींस हैपेंड इसमें, इन दिस पर्टिकुलर लेयर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल कब बनना शुरू होगा? जब आपका प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा. एंड हम लोग देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली प्यूबर्टी का ऑनसेट में अगर कितने सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, अराउंड 60,000 to 80,000 सच फॉलिकल्स वुड बी प्रेजेंट. तो अब इसका आगे डेवलपमेंट होगा. डिफॉल्ट ये हार्मोन्स रहेंगे, ये चेंज करेगा इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल. Continuously mentioning the animal code, एगरिस्टिक. अब देखा जाएगा कि यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो एग मेम्ब्रेन है एंड उसके सबसे नजदीक जो ग्रैनुलोसा लेयर ऑफ सेल्स था, एग मेम्ब्रेन एंड सबसे नजदीक का ग्रैनुलोसा लेयर ऑफ सेल्स था, ये लोग एक सिक्रीशन स्टार्ट करेगा ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, एंड दैट स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज नोन एज द जोना पेल्सी. ये आपका ग्रैनुलोसा सेल्स कुछ जो जोना पेल्सी के सबसे नजदीक है, एंड आपका एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लोग मिलके तैयार करता है एक नया लेयर, एंड दैट इज नोन एज द जोना पेल्सी. तो हर एक स्टेज में एक नया लेयर या सम न्यू इवेंट आप ऑब्जर्व करें. आपका मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा. डिफॉल्ट ग्रैनुलोसा के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन था, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा. उसके बाहर थे आपके स्पेसिफिक स्ट्रोमल सेल्स एंड आपका इलास्टिक फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर्स अभी भी रहेंगे. एंड जो आपके स्ट्रोमल सेल्स थे, अब थोड़ा सा इनमें एक sort of an arrangement will be observed. यहाँ पर सिक्रीशंस हुआ है, देखा जाएगा कि काफी सारा फाइन ब्लड कैपिलरीज are also making their way into this particular place. Also get blood capillaries. ये मेड्यूला से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स. हम लोगों ने ओवरी का मेड्यूला में समझा था ना कि ब्लड वेसल्स होते हैं. We have blood capillaries. Stromal cells, basement membrane, ऐसे previous features वाले, या granulosa layer. Now we have a new layer, that's the zona pellucida. Non-cellular glycoprotein layer, secreted by the plasma membrane, and granulosa layer.
लेयर को हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा with receptors for the sperm. This particular phase, यहाँ पर आपके पास एक सेकेंडरी फॉलिकल में नया डेवलपमेंट जोना पेलुसिडा. आपके एनसीईआरटी में इसी को लेके गलत इंफॉर्मेशन है. वो बोलते हैं सेकेंडरी उस साइड में जब वो डिस्चार्ज के लिए रेडी है तब उसमें जोना पेलुसिडा दिखाई देगा. तो अच्छी तरह से पता करना होगा कि ये जोना पेलुसिडा अगर पहले नहीं बनेगा, बाद में ये नहीं बन सकते, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स बाद में बनेंगे. वेरी सिग्निफिकेंट लेयर. It forms the primary egg membrane. एग मेम्ब्रेन हमेशा पहले बनेगा, फर्स्ट वाला तो पहले ही बनेगा. डिफॉल्ट अगर ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में बन चुका है. आपका oocyte अभी भी प्राइमरी है, arrested. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं. यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है. इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरी वाइटलाइन स्पेस. between egg membrane and the zona pellucida. Significance of this perivitaline space. The polar bodies are released here. पहले ये जगह कंप्लीट करो. सबको इसमें लिख रहा है, फिर ऊपर जाएंगे वापस समझाने के लिए. नेक्स्ट डे जब आप लोग टेस्ट के लिए बैठोगे, अपना कोई भी टेस्ट, चाहे वो एमटीएस हो या एनजीएस हो, एनी सॉर्ट टेस्ट, अगर आप घर में भी टेस्ट दे रहे हो, सबसे पहले अपने हैंड वॉचेस हटा के रखोगे, मोबाइल फोन्स को हटा के. Sit there. When you sit for your test on your benches, no mobile phones, no bags, nothing else, just pencils and pen maybe what you need. सिर्फ आपका स्टेशनरी लेके आप अपने सामने बैठोगे टेस्ट देने. ये अगला टेस्ट है. आप अपना बॉडी को ये प्रोग्रामिंग में डाल. 4 महीने का प्रोग्रामिंग करते करते आपका घड़ी का एंड फोन का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम. एक तो आदत रहता है 2 मिनट बाद घड़ी पे दिमाग जाता है. नीट एग्जाम में आपको घड़ी पहनने का अलाउड नहीं, नहीं आप फोन का अलाउड, ठीक है ना. अब फोन एंड घड़ी को त्यागने का टाइम आ चुका है. फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस सो दैट दिस कीप्स ऑन हेल्पिंग यू फॉर टुडे. अपना बॉडी को कंडीशनिंग करने का कोशिश. साथ ही साथ जिन लोगों को मास्क में डिफिकल्टी रहता है, मास्क कभी भी कंटिन्यू होगा. When you come for these exams, start wearing your mask. So that 3 hours, 20 minutes आप मास्क में रह सकते. हम लोग बहुत कम मास्क का आदत डाल सकते हैं. मास्क यूज करो during the exams. Condition your body from now itself. And कभी भी कोई भी छुट्टी दिन में दिन को 2 बजे से लेके 5 बजे तक या रात 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप सो गए. कम वर्ड्स में तबीयत खराब है, बुखार है, ठीक है, हम बैठ के भले तो गाना सुन लें, लेकिन उस वक्त हम सोएंगे. 1 बजे से लेके 5 बजे तक अपना बॉडी को उस कंडीशनिंग में बिता, ताकि आपका ब्रेन का 100% अलर्टनेस रहे उस वक्त. राइट. ब्रेन को उस वक्त सोने नहीं देना. This what you feed your brain is ultimately going to work that.
You feed your brain sleep and last 1 month आपको लगता है कि नहीं, पता है maybe already it's winter season, you always keep on feeding. घड़ी को छोड़ो, फोन को छोड़ो, पास पहनो and try to sit and study. On the table and sit. Leave your beds. जो लोग आप पीजीज में रहते हो, आपको बेड्स का दिक्कत है, बेड में ही वो लोग दे देते हैं, टेबल की बेड में बैठ के पढ़ो, कोई बात नहीं, वो है ना रूम में, वहाँ पर एक गद्दा डाल लो, एक कंबल डाल लो, फ्लोर में बैठो, बेड इज फॉर स्लीपिंग, isn't it? आपके घर में किचन है, किचन में खाना पकती है, किचन में टॉयलेट नहीं करते, टॉयलेट के लिए स्पेसिफिक रीजन होता है, खाने के बाद हम लोग बेड में जाके सोते हैं, हाथ पैर कंफर्ट, बेडरूम होता है कंफर्ट की, तरी के लिए बेड का कंफर्ट चाहिए, फ्लोर में बैठो, टेबल चेयर में बैठो, जो भी करो, इवन एट होम और इन द सेंटर जहाँ पर करने, फ्लोर में बैठो, टेबल को उतारो फ्लोर में बैठो, और शरीर को तकलीफ नहीं दोगे तो अगला 4 महीना आपका कुछ नहीं होगा, बस बेड आराम गद्दा, क्योंकि बेड में बैठने से क्या होता लगता है चलो पीछे पिलो डालते हैं, उसके बाद एक और पिलो आता है तो लगता है चलो इसको पैर के नीचे डालते हैं, पैर ना थोड़ा सा नहीं बैठ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा पैर जम गया है तो पैर थोड़ा सा सीधा कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिलो पीछे से गिर जाता है और आप डीप पोजीशन में चले जाते हैं, फिर लगता है कि ठीक है लेट लेट के रिवाइज करते हैं, ब्रेन उस वक्त एक स्लीपिंग मोड में चला है। Please avoid these things. Condition your body for the next 4 months so that you can be absolutely fit and perfect for your meetings. Do you understand? बेड में लेट के पढ़ती हो क्या? जमीन पर बैठो ना, मंदिर मस्जिद में जाते तो नीचे बैठते हैं ना, वहाँ यू फील कनेक्टेड, isn't it? वहां पर तो बेड में उनके सामने पैर लटका के नहीं बैठते हैं, तो सोच लो मंदिर में बैठे हुए, मस्जिद में बैठे, now prayer कर, sit on the position your body, बेड का कंफर्ट छोड़िए, तो we see a new space, bed space. We see that the granulosa layer is still sticking, but we find a layer in between the membrane and the granulosa layer. वो है आपका non-cellular secretory glycoprotein rich layer, जिसको हम लोग बोलेंगे सोनम कंसीडर। ये आपका प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन पहले बनना होगा, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एग मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आपको मिल रहा है, दैट्स द पेरिवाइटलाइन स्पेस। जब ये एक एक करके अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, तो ये पोलर बॉडी वो पोलर बॉडी जाके बैठेगा इस पेरिवाइटलाइन स्पेस। उसके बाद जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सेकंड पोलर बॉडी रिलीज करेगा, वो भी इस पेरिवाइटलाइन स्पेस में जाएगा। डिफॉल्ट एनिमल पोल प्रेजेंट रहेगा बिकॉज यही वो जगह है जो थोड़ा सा वीक है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ताकि पोलर बॉडी निकल सके। क्लियर? सो फर्स्ट में हम लोगों को ग्रैनुलोसा लेयर मिला, सेकेंडरी फॉलिकल में हम लोगों को मिलता है अपना ज़ोना पेलुसिडा। यहाँ पर जो है आपका स्ट्रोमल सेल्स थोड़ा सा रीजनल स्टार्ट है, काफी सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पर ग्रो होना शुरू। अब ये प्रोसीड करेगा टू फॉर्म दी टर्शियरी फॉलिकल, तो अब बनना शुरू होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। हमने एक चीज ऑब्जर्व किया है, पीपल कम अप टू मी विद क्वेश्चंस, लास्ट 2 years का नीट का क्वेश्चंस, रादर बोलेंगे 2020, 2021, 2022 एंड 2023 करंट, isn't it? this कभी नीट हो चुका है। ये 4 साल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेके आते हैं जिसमें असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पे कंफ्यूज करते हैं। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से, जब आपको कोई असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन मिलेगा उसी वक्त आप अपना एनसीईआरटी, अगर आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे नहीं बन रहा, एंड यू विल फाइंड डिट्टो लाइंस in your NCERT. People come up with a question, इसको क्यों number 1 choice दे रहे हैं? Both assertion and reason correct. And ironically, when you're reading the NCERT, ऊपर वाला statement NCERT में ही assertion के हिसाब से दिया हुआ है, and उसका immediate full stop के बाद next वाला statement ही reason के हिसाब से दिया हुआ है. So both assertion and reason stand up to be true. Choice number 1. Exactly same words, कोई words में alteration भी नहीं है, कोई is on the भी बीच में change नहीं किया गया, same to same words. Assertion reason जब solve करोगे, आपको जैसे ही लगता है कि ये मेरे से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तुरंत खोलो एनसीईआरटी, चैप्टर को ट्रेस करो, वो लाइंस किस चैप्टर से है, वो लाइन को खोजो,
एंड आप ऑटोमेटिकली आपका खुद का आंसर मिल जाए. Because what happens is, I'm not discouraging you from coming for doubts, no, not at all. लेकिन ये आपका खुद का तुरंत क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि यही आंसर है. नहीं तो आप बाद में खोजते रहोगे टीचर, राइट, एंड फिर doesn't work. कॉन्सेप्ट्स लेके जहां भी प्रॉब्लम होगा more than हाफ ही कम होंगे टर्म्स. बट एनसीईआरटी का लाइंस को लेके अगर आप उठ के आओगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं, पहले आप घर में अपने एनसीईआरटी बगल में, जब आप स्पेशली बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, आप साथ ही साथ बगल में एनसीईआरटी को स्टेबल हिसाब से मोटिव भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. मतलब एकदम क्लियर कट वहीं पर दिया हुआ है. फिर भी बच्चा लेके आते हैं मैं सीक्यू नंबर 1 हो, एनसीईआरटी पढ़ो, चलो लाइन पढ़ो. हाँ, इन as simple as this assertion reasons. Difficult reasons and assertions नहीं, जो आपका लास्ट में आइडियाज में सारे के सारे लाइंस 100% एनसीईआरटी वाले लाइंस. Not a single word has been altered. And I hope आप लोग घर में जाके आइडियाज वाला क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए. यस, अगर आपने अभी तक इसको एनालिसिस नहीं किया है, आप गलत हैं. इसको तुरंत एनालाइज करो. जो आपसे परफेक्ट है, ग्रीन, गुड टू गो. जो डाउटफुल है, रेड. जो बिल्कुल धुंधला है, पता ही नहीं चल रहा है, हम बार बार रिकैप नहीं कर सक रहे, ब्लैक, गेट बैक टू द टीचर. You will explain it to you once again. Is it clear? Start your preparation from class. मत बैठो कि नहीं हम लोग बाद में करेंगे, नहीं होगा. So अब अपना tertiary follicle बनेगा. I'm worried about this batch because this is the batch which can give very good results. हम जितने बैचेस बना रहे हैं, मेरा 5 आरएम बैचेस है, उसमें से सबसे एफिशिएंट बैच हमको ये मिला है. ये बैच को हमको एफिशिएंसी इसलिए मिला है, ऐसा नहीं कि आप लोग के सबके मार्क्स बहुत 30 मार्क वाले मार्क्स है, लेकिन ये बैच हमको एफिशिएंट इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हो. आई फाइंड ईच एंड एवरी वन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग करने का आपका 70 to 80% कैपेसिटी है, जो दूसरे बैचेस में नहीं. उसी मजाक ज्यादा करते हैं, बकवास की चीजों को ज्यादा पूछते हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं पूछते. As a result, clear-cut indication is batch के पास 100% capacity है, का पूरा batch को कर सकता है, नीचे से entire batch. And that's the only reason I'm driving. Follow करो concepts को. दूसरे classes में जाते थे, ask me stupid questions. Reproduction में हमने questions start किया, so someone went ahead and asked me, so will the father not get any milk? Are you understanding? These are the sort of stupid questions which come from the batch, which proves that the batch is not focused. Absolutely focused nahi. They are in no way focused. They are here to have fun, and they are liking or enjoying to harass the teacher who's teaching. That's all. आपका batch से हमको कभी भी ऐसा कोई response नहीं मिला है. Rather, I joke, you people sit and down. ठीक ना? आप लोग के पास tremendous capacity है. Please go ahead and उसको encash करो. हर एक के पास ये कैपेसिटी. ये एकमात्र बैच है, ट्रस्ट मी. आई डोंट एंजॉय टीचिंग एनी अदर बैच. और इसलिए देखना, मेरा नोट्स आपके बैच में दूसरा होता है, दूसरे बैचेस में दूसरा. मेरा और इलैबोरेशन होता है आपके क्लास में, उनकी क्लासेस में इतना इलैबोरेशन से है. शॉर्टकट भी मान, हाँ, जरूरत नहीं होता है, भाग जाते हैं. फॉलो करो प्लीज. गिव मी रिजल्ट्स. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. So we still have this region, annual pole, tertiary follicle में अभी भी ये weak condition में रहेगा arrested. इसके बाहर आपको मिल चुका है आपका zona pellucida का layer. एक layer बोलते जाएंगे, आप बनाते जाओ ताकि आपको भी लर्न हो जाए. zona pellucida के immediately बाद जो एक granulosa layer of cells था, ये इमीडिएट लेयर था, याद रखना, क्लास ध्यान देना. ये ग्रैनुलोसा लेयर सेल्स जो है ज़ोना पेलुसिडा के साथ चिपका हुआ है. इसके बाद इसका बाहर का लेयर था. अब तो वही लेयर्स बनाओ, 3 लेयर्स बनाओ, बस बनाना है. आपके पास ये ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा के बाहर डिफॉल्ट आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था. एंड अब आता है मॉडिफिकेशंस. कैसे वाले मॉडिफिकेशंस? अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन, जहां पर आपको मिलेगा कि जो स्ट्रोमल सेल्स थे ये अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए. वी आर बेसिकली फॉर्मिंग द थीका इंटरना एंड द थीका एक्सटर्ना. यही थीका बाद में बनेगा आपका कॉर्पस लूटियम,
जिसका 14 दिन का लाइफ स्पैन में ये सिक्रीट करेगा लार्ज लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ताकि आपका प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि बिना प्रोजेस्टेरॉन का इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता है, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगा। रेगुलर है, लेबल दिस, ये है टीका इंटर्न, दिस इज टीका एक्सटर्न। जो टीका इंटरना और टीका एक्सटर्ना है, इनके पास होते हैं LH रिसेप्टर्स। अब आपको याद रखना होगा कि ये जो ग्रैनुलोसा लेयर है, साथ ही साथ वो ये टीका लेयर है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो इस टर्शरी फॉलिकल के पास बाकी सब कुछ सेम रहा, लेकिन यहाँ पर आपने तैयार किया एक लेयर, टीका लेयर, टीका एक्सटर्ना, टीका इंटरना, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ये oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte, हमेशा याद रखना ये प्राइमरी oocyte है, still at बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये ट्रांजिशन टर्शरी फॉलिकल। तो यहाँ तक आपके ओवरीज में हर महीना काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेजुअली सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, और सेकेंडरी वाले जो है ग्रेजुअली टर्शरी में कन्वर्ट होके रेडी रहते हैं। एंड इनमें से 10 से 25 ऐसे फॉलिकल्स होंगे जिनके पास बनेंगे सबसे ज्यादा FSH receptors. 10 to 25 such follicles will have maximum FSH receptors. Maximum FSH receptors का clear cut indication है, अब यही वाले हैं जो modify करेंगे इनकी secondary sites. That means ये लोग अब अपना meiosis 1 को complete करेंगे। सारे के सारे एक साथ अगर खत्म हो जाएंगे तो नहीं, right? Just stromal cells कभी और हमने देखा नहीं आपको। Can you see the stromal cells in yellow? What has happened to them? They have become the theca cells now. Yes? So, ये जो stromal cells था, these have now become arranged into theca interna and theca externa. तो थीका के पास LH के रिसेप्टर्स एंड ग्रैनुलोसा के पास FSH के रिसेप्टर्स। हो गया? Finished? From here, understand this now. LH जो है luteinizing हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल है for synthesis of androgens, and the other one which we have, that is FSH,
synthesizes enzyme aromatase, which converts androgens into estrogen. As a result, जब फीमेल ओवरी में सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए, मेनोपॉज सेट इन होता है एंड मेनोपॉज में एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है. मेल बॉडी में लेडिक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स थे जो प्रोड्यूस करते रहेगा नॉन स्टॉप टेस्टोस्टेरोन. दैट इज द रीजन व्हाई फीमेल्स में एस्ट्रोजन भी खत्म हो जाता है. एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक अलग सेल्स प्रेजेंट नहीं. जब तक फॉलिकल्स है, LH and FSH है, एज अ रिजल्ट बनेगा एस्ट्रोजन. जब एक फीमेल मेनोपॉज में चला जाएगा, तब उनके यूरिन में FSH निकल के आ जाएगा, बिकॉज FSH का कोई रिसेप्टर ही नहीं. एंड एज अ रिजल्ट, अगर FSH का कोई रिसेप्टर नहीं है, FSH किसी तरह से भी एरोमेटेज नहीं बना सकेगा. एंड अगर वो एरोमेटेज नहीं बना सकेगा तो ऑटोमेटिकली फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा. मेनोपॉज, एस्ट्रोजन नहीं है, व्हाट हैपेंस? फीमेल गोस इनटू अ कंडीशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. क्लियर? सो इस चीज को हमेशा याद रखना. आपके बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो है, कहीं पर भी कोई एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक अलग सेल नहीं है. सारे एंड्रोजन्स बनते LH के चलते. इनके पास एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है LH के जो रिसेप्टर्स है. जैसे वो LH के ऊपर कहां पर आके बाइंड करेगा? LH के रिसेप्टर्स कहां पर है? थीका में. जैसे थीका में आके बाइंड करेगा, ये सेल्स प्रमोट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स. एंड ये एंड्रोजन्स को अंदर के FSH वाले रिसेप्टर्स कन्वर्ट करेंगे इनटू एस्ट्रोजन. चलेगा प्रोसेस ऑफ जेनेसिस, प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, सब कुछ चलेगा. फॉलिकल्स खत्म, FSH कुछ नहीं कर सकेगा. FSH यूरिन से बाहर, शरीर में कोई एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं. As a result, you have to remember, menopausal female FSH is present in urine, as there are no receptors on stage due to absence of follicles. क्वेश्चन में आता है ये, फीमेल का यूरिन में, प्रेग्नेंट यूरिन में क्या रहेगा? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एंड मेनोपॉजल फीमेल में FSH. अभी आप लोग सब यंग हो, तो अब आपकी यूरिन में FSH नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी FSH है वो तो यूटिलाइज हो रहा है. इतना एस्ट्रोजन का डिमांड है बॉडी में, isn't it? रिप्रोडक्टिव फेज में आप लोग को अभी जो है पूरा FSH इस्तेमाल हो रहा है, एंड उसके बदले में बन रहा है एस्ट्रोजन. Done? Finished, Divya? So what is the condition for osteoporosis? मैम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो जो टेस्ट करती है तो उनको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. मैम वो एनिमल की सॉरी, once again? मैम जो फीमेल वो किट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए. तो क्या हो उसमें? एनिमल फीमेल होता है, कोई डॉग टाइप. yes, mammals. Hormones are non-species specific. I think I told you. वीडियो देखा थी सब भैंस का गाय का टेस्ट था, नहीं पता चला, बट जो आपने वीडियो देखा ना? शायद हमने शुरू में ही बोला था. YouTube, रामदेव बाबा, गूगल बाबा, ये बाबाज लोग क्यों करते ये लोग? टू गेट व्यूज. पीडीएस जैसा उनके व्यूज देते हो आप उनको मिल रहा है पैसा, बत्ती से बना रहे हैं अंट वाला वीडियोस. ठीक ना? आपका दिमाग खराब करेंगे. कभी भी इंफॉर्मेशन जेन्युइन अगर खोजना होगा, सिर्फ एकमात्र जो है विकिपीडिया. एंड अनफॉर्चुनेटली विकिपीडिया लोग यूज नहीं करते. ठीक ना?
इसलिए बेचारा ये विकिपीडिया जब भी कुछ सर्च करते हो लाल में एक रीडिंग आता है, थोड़ा सा पैसा डोनेट करो ताकि हम लोग आगे चल सकें, क्योंकि विकिपीडिया इज नॉट स्पॉन्सर्ड। हम लोग जितना बकवास वाला चैनल्स देखते हैं वो सारे के सारे जितने व्यूज होते हैं स्पॉन्सरिंग उसमें आ जाता है। सिर्फ आपका व्यूज से नहीं, वो जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं बीच में उससे भी बंदे को जो है पैसा मिलता है। तो अमीर होते जा रहे हैं और तुम दिमाग से कंगाल हो रहे हैं, कंगाल इतना। Stop seeing all the stupid videos. They don't benefit. And why do you go ahead and search all rubbish things? Hair dyeing. Yeah, you went from posting like तभी समझ में आ जाए। तो अपने आप है। Hair dye का देखना है, go to a veterinary hospital. If you really are so much interested in research, it's pretty good. Right? आपका inquisitive curiosity mind appreciate it. Go to a veterinary hospital. वहाँ जाके पूछो कि I want to know a bit more. अगला दिन मत आना, सांप का खोज के चलो। So each month of your menstrual cycle, what's going to happen is 10 से 25 ऐसे tertiary follicles FSH के influence में आप आगे जाके convert होंगे into antral follicles. And ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा FSH receptors रहेंगे. And इनमें से एक अपना meiosis complete करेगा, meiosis complete करके फिर अपना एक polar body को ये release करेगा, meiosis 1 complete करेगा, पोलर बॉडी को रिलीज जैसे ही कर देगा वो बन जाएगा एक सेकेंडरी oocyte. एंड यही सेकेंडरी oocyte हम लोग इसको मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, मैच्योर्ड oocyte, जो कि अब होगा प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ओके, लुक इनटू, हो गया यहाँ तक? तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स बने जैसे अभी, अब जैसे दीज पीपल आर ऑल किड्स, they are just hardly around 17, 15, 16 years of age, right? तो इनके अभी अगर ओवरीज में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बन चुके हैं एंड कुछ सेकेंडरी ऑफ कोर्स टर्शियरी बन के एंथल बन के ग्राफियन होके रिलीज हो चुका है. बाय द टाइम दे वुड प्रोसीड टू द एज ऑफ अराउंड 25-30, तब देखा जाएगा कि सेकेंडरी फॉलिकल्स ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी थे ऑलरेडी टर्शियरी बन चुके. क्लियर? सो ऐसा नहीं कि एवरी मंथ एक प्राइमरी एक सेकेंडरी बनेगा फिर सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा, नहीं. जैसे ही प्यूबर्टी शुरू हुआ एफएसएच चैलेंज कर रहे हैं ना लगातार एस्ट्रोजन, तो प्राइमरी वाले लोग अपने आप ही काफी सारे जो है सेकेंडरी में घुस जाएंगे, कुछ अभी भी प्राइमरी में रह गए थे. अगला महीना देखा जाएगा कि सेकेंडरी वाले जो है टर्शियरी में प्रोसीड कर रहे हैं और कुछ प्राइमरी वाले जो है बाकी के ऑलरेडी सेकेंडरी बन चुके हैं, कुछ लोग सेकेंडरी से टर्शियरी बनने वाले हैं. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है. तो दी एंट्रल फॉलिकल, what happens is
यहाँ पर जो आपने एंट्रल फॉलिकल अब तैयार करना है, आपके पास ये टर्शरी फॉलिकल तैयार है, काफी ब्लड वेसल्स है बाहर, थीका वाले लेयर्स बन चुके हैं, एंड एक बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, ये जगह इतना ज्यादा वैस्कुलर हो जाता है, यू अंडरस्टैंड वैस्कुलर राइट, बहुत ज्यादा रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सिक्रीशंस, फ्लूइड्स पास करेगा इनटू द थीका लेयर. थीका लेयर से बेसमेंट लेयर डिफ्यूजन परमिट करता है, एंड वो आके घुसेगा कहां पर, इस ग्रैनुलोसा लेयर. ठीक है, तो जैसे जैसे वो लोग इस ग्रैनुलोसा लेयर में घुसेगा, अब मान लो यहाँ पर 50 देयर वर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स एंड बहुत फ्लूइड घुस रहा है, तो क्या होगा, सेल्स के बीच में एक गैप बनना शुरू, सेल्स एक तरफ हट जाएंगे, कुछ सेल्स एक तरफ हट जाएंगे, क्योंकि बीच में फ्लूइड घुस जा रहा है. तो वही फ्लूइड घुसा हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग एक एंट्रल फॉलिकल. What's going to happen is, ये फ्लूइड्स क्योंकि घुसना शुरू हुआ है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स जो चिपके हुए थे जोना पेलुसिडा के ऊपर, वो लोग तो वही रह जाते हैं. एंड देन बाकी के जो आपके ग्रैनुलोसा सेल्स थे, तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वी विल फाइंड कि बाकी ग्रैनुलोसा सेल्स फेस करने के लिए इस फ्लूइड को इस जगह में अटैच हो जाता है. बेसिकली जो एक है, एक कॉर्नर में पुश कर दिया गया है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, सब आपके ग्रैनुलोसा सेल्स है. आप यूज द सेम कलर कॉन्टिन्यूसली, ऑल दीज आर द ग्रैनुलोसा सेल्स. एंड यहाँ बीच में ये जगह में भर गया है फ्लूइड. बाहर डिफॉल्ट आपके थीका इंटरनल, एंड उसके बाद आपका थीका एक्सटर्नल. जब तक ये कहानी बन चुका है, इनमें से एक, सो आउट ऑफ द 10 to 25, one with maximum FSH receptors. FSH receptors कहाँ थे, granulosa में, isn't it? One with maximum FSH receptors completes meiosis 1. Meiosis 1 complete, yes. अगर ये meiosis 1 complete किया है, ये यहाँ पर पेरीवाइटलाइन स्पेस पे छोड़ देगा फर्स्ट पोलर बॉडी, तो and produces the first polar body, which contains nuclear waste, तो अब आपका ये सेल बन चुका है एक सेकेंडरी oocyte. तो अगर इसने फर्स्ट पोलर बॉडी छोड़ा है, जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट के साथ इसने हटा दिया है, it settles down at the perimetaline space. तो ये पेरीवाइटलाइन स्पेस पे जाके सेटल हो जाएगा. ठीक है, निकाल दिया उसको. इसके बाद सेकेंडरी oocyte enters meiosis 2 and gets arrested at
metaphase 2 due to uh, metaphase promotion inhibitor. तो पहला वाला उस साइड मैचुरेशन इनहिबिटर के चलते वो डिप्लोटिन में अरेस्ट था, और अब ये जो है मेटाफेज प्रमोशन इनहिबिटर के चलते ये मेटाफेज पे अरेस्टेड हो जाता है. दैट मींस ये बेसिकली एनाफेज को इनहिबिट करता है. ठीक है, सो मेटाफेज प्रमोशन इनहिबिटर, और रादर इसको फैक्टर भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होगा आप इस टर्म से. मेटाफेज प्रमोशन फैक्टर which inhibits anaphase. anaphase क्योंकि इसको घुसने नहीं देता, तो उसके चलते आपका जो सेकेंडरी oocyte रहेगा, अब इस कंडीशन में एक पोलर बॉडी बाहर एंड अंदर वो बन चुका है सेकेंडरी oocyte. लेकिन सेकेंडरी oocyte अभी भी 23 एंड 46 कंडीशन में चला जाएगा. ठीक है, एक पोलर बॉडी उसने निकाल दिया है, राइट? So each would be 23, 46, 23, 46. So ये secondary oocyte यहाँ पर arrested at metaphase 2 and ये रहेगा 23, 46 वाला condition. And as a result, this oocyte undergoes ovulation. इसी को हम लोग बोलते हैं एक ब्राकियन फॉलिकल. ये कॉपी हो गया. राइट, हो गया ये पोर्शन डन. दिस इज वेयर योर सेकेंडरी इंसाइट इज. कुछ और फाइन स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हो. ये कॉपी कर लो, फिर बाकी का लेबलिंग थोड़ा सा बाकी है. So this place is the fluid filled antrum, and ये जो फ्लूइड है this fluid, remember, is rich in hyaluronic acid. काफी रिच hyaluronic acid है. अब देखो ये वाला लेयर, this layer now becomes a layer called corona radiata, cemented by
hyaluronic acid. तो यही फ्लूइड में hyaluronic acid था और ये सारे सेल्स यही कुछ granulosa cells, ये एक्चुअली कोरोना रेडिएटर है क्या? granulosa cells ही है ना, जो granulosa cells closest to the zona pellucida था. So यहाँ पर if you don't forget, in case you want to remember, so this is the granulosa layer closest to the epidermis. zona pellucida के सबसे नजदीक वाला लेयर अब मॉडिफाई हो गया है into what we call as a corona radiator. ये है आपका फर्स्ट polar body. This place out here that we see, ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है. इस स्टॉक को बोला जाता है viscous fligerus. It's the stalk holding the inside. The stalk of granulosa cells holding the oocyte. And further, if you observe this place here, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा opening मिलेगा. You're going to get a very small little opening present out here. यहाँ पर एक opening मिलेगा. This is known as the stigma. तो क्या होगा? जब यहाँ पर LH का सर्च होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के चलते ओव्यूलेशन होता है, हम सबको पता है. तो LH जब बहुत ज्यादा LH बनेगा यहाँ पर, ठीक, बहुत ज्यादा LH तो मतलब FSH भी राइज करेगा, एस्ट्रोजन भी राइज करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट शुरू करेगा, इसको पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, ये इससे स्लाइड आउट करके बाहर निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर ओपनिंग से, एंड इसको पिकअप कर लेगा फिब्रिल्स. तो कौन रह जाएगा पीछे? निकला कौन? सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलुसिडा, ये पेरिवाइटलाइन स्पेस एंड ये आपका सेकेंडरी oocyte arrested at मेटाफेज 2. ये पूरा मास, ये 3 डायमेंशनल में सोचो, एक छोटा सा ओपनिंग, वो निकल के आगे चलाएगा. तो पीछे कौन रह जाएगा ओपनिंग में? ये फ्लूइड, ये ग्रैनुलोसा लेयर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना. ये बन जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम. क्योंकि ये यहाँ से टपक से बाहर निकला था, तो ब्लड वेसल्स भी थे ना, कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, तो सबसे पहले वो बनता है कॉर्पस हेमोरेजिकम. उसके बन जाता है एक येलोइश मास जो अब लगातार प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम. फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, दैट मींस इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, व्हाइटिश मास हो जाएगा, कॉर्पस अल्बस. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा. सो जब साइड निकलता है, ये इस पोर्शन को लेके निकलेगा, बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है फॉर्मिंग दी कॉर्पस ल्यूटियम. तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये फ्लूइड में हाइड्रोनिक एसिड क्यों था? ताकि कोरोना रेडिएटर सेल एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से सीमेंट हो जाए, क्योंकि इसको सिर्फ स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है, कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी. यही ग्रैनुलोसा लेयर ऑफ सेल्स जो जेपी के पास सबसे नजदीक था, वही बना आपका कोरोना रेडिएटर. एक फर्स्ट पोलर बॉडी आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया. तो बनना शुरू होगा ऐसा ढेर सारा फॉलिकल्स, 10 से 25, लेकिन सिर्फ एक मैच्योर करेगा एंड ओव्यूलेट होगा. तो वो 10 से 25 मतलब 9 से 24 जो है फिर से एट्रेशिया हो जाए. दे आर गॉन. सो 3 लेवल्स ऑफ एट्रेशिया. एक जब 2 मिलियन ओगोनिया बना, फिर आपका प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ आपको 60,000 20,000